अच्छा बेटा 3 फरवरी 2024 टॉपिक पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज इसकी है थर्ड क्लास। जो हम पहली क्लासेस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। कल ये पहला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने बात की थी स्पेशली स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन की। और मेरे ख्याल में हमने ये वाला क्वेश्चन कल नहीं किया था। आप मुझे करेक्शन कीजिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कल नहीं किया है। तो आज की क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बेटा ये है कि बताइए वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन तो मैं आपको दोबारा डिफाइन नहीं करा रहा क्योंकि हम कल की क्लास में इसको देख चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पार्ट में आ जाए। तो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। इस लाइट को मेटल की प्लेट पर इंसिडेंट करा रहे हैं और जब मेटल की प्लेट पर इंसिडेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बता दी है। आपको बताना है कौन सी मेटल प्लेट, हमें ऊपर 4 मेटल प्लेट्स गिवन है। हर मेटल प्लेट की एक सर्टेन वर्क फंक्शन की वैल्यू है। हम क्या करेंगे कि वर्क फंक्शन कैलकुलेट करेंगे और वर्क फंक्शन ऊपर में जिस वैल्यू के साथ मैच कर जाएगा हम कह देंगे जनाब कि मेटल की प्लेट वो ये वाली है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन क्योंकि क्लास शुरू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन हमेशा क्लास के अंदर थोड़ा आसान सा उठाना चाहिए, इसलिए हम पहले एक आसान सा क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये वर्क फंक्शन हम डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि ये कैलकुलेशन ऊपर कर रहा हूँ। ये बताइए बेटा, जब लाइट किसी मेटल की प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो लाइट की एनर्जी होती है HF। ये लाइट की इंसिडेंट एनर्जी है। इस इंसिडेंट एनर्जी का एक सर्टेन पार्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होता है, दैट इज वर्क फंक्शन। रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। मैंने बेटा वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, इसलिए मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी को उधर ले जाइए। काइनेटिक एनर्जी उधर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है एच। एच होता है बेटा प्लैंक कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट -34। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 6.32 एक्सपोनेंट 15 माइनस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है 3.60 एक्सपोनेंट -18। सॉल्व करोगे तो वर्क फंक्शन आ जाएगा। वो वर्क फंक्शन आता है 5.9 एक्सपोनेंट -90। ये सवाल अभी थोड़ी देर पहले करा के चुका हूँ, इसलिए डायरेक्ट लिख लें कि ये वाला रिजल्ट आता है। और अगर ये रिजल्ट आता है तो कह रहे हैं बताइए कौन सी मेटल की प्लेट है। तो वो मेटल की प्लेट मैग्नीशियम है। तो वो मैग्नीशियम की, नहीं नहीं, याद रखिएगा जब कभी आप 6.63 एक्सपोनेंट -34 वैल्यू लेते हैं ना, तो इस वैल्यू की यूनिट होती है जूल सेकंड। जो प्लैंक कांस्टेंट है ना, प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकंड। तो अब आप सोचिए कि अगर H जूल सेकंड है, ठीक है जनाब, तो वर्क, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी बड़ा जूल में ही होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी तो होती है 1/सेकंड में। तो पूरी यूनिट, पूरी इक्वेशन की सेम होना चाहिए, तो इसलिए इसको बेटा हमने जूल में ही चलाया है। ठीक, और आंसर भी हमारा जूल में ही आ गया है। ठीक। अब आप सवाल करेंगे साहब फिर ईवी कब करते हैं। तो याद रखिएगा यूजुअली जब हम आंसर कैलकुलेट करते हैं एनर्जी का, वर्क फंक्शन का, तो उस आंसर को ईवी में लिख देते हैं। पर आसान अल्फाज में समझे, कभी भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे ना, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज हमेशा जूल्स में होंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये तो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन तो कराने का लायक नहीं था। असली सवाल ये वाला है जो आपके लिए समझ जाने के लिए है। क्वेश्चन ये है कि जब हम अल्ट्रा वायलेट लाइट को पोटेशियम की प्लेट पर इंसिडेंट करते हैं तो कह रहे हैं अगर ये रेडिएशन वेव होती, अगर ये रेडिएशन वेव की तरह बिहेव करती, तो कल मैं पढ़ा चुका हूँ कि वेव थ्योरी कहती है कि अगर मैं लाइट को बहुत देर तक मेटल की प्लेट पर इंसिडेंट करता रहूं तो मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट हो ही जाएंगे। ऑल्दो की थ्योरी गलत है,
पर कह रहे हैं कि अगर वेव थ्योरी कहती है कि अगर मैं बहुत देर तक लाइट इंसिडेंट करता तो प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल ही जाते, तो सवाल है कितने टाइम तक मैं इंतजार करता कि इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते। टाइम कैलकुलेट करना है, हमें इंटेंसिटी गिवन है, हमें एरिया गिवन है, टाइम पूछ रहे हैं। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर अभी जो इक्वेशन देख कर आए हैं उसमें तो कहीं टाइम नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन में अगर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और इसीलिए इंटेंसिटी को कुछ लोग डायरेक्ट पढ़ाते हैं पावर पर यूनिट एरिया। खैर इस क्वेश्चन में टाइम पूछ रहा है इसलिए मुझे टाइम वाली इक्वेशन लिखना बेहतर होगी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब इसमें से अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ कि टाइम को इधर लिया है और इंटेंसिटी को इधर लिया है और साथ साथ में वैल्यूज भी पुट कर देता हूँ। अच्छा जो प्लेट है वो प्लेट पोटेशियम की है और पोटेशियम के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है 3.62। 3.62 एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा देगी। तो इट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट। टाइम को इधर ले आया, आई को इधर लेकर आ गया, आई फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है 38, एरिया है 8.10, एक्सपोनेंट -20। मैंने वैल्यूज लिखने में जानबूझ के एक छोटी सी गलती की है। हादिया मेरी गलती बताइए। एनर्जी मैंने सही लिखी है 3.62, उसको छोड़ दें। जो भी आपके सामने वैल्यूज लिखी हुई है इनमें से मैंने एक वैल्यू को गलत लिखा है। हाँ, तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए? 38 तो लिखी है मैंने, और 38 में बेटा लिखा हुआ है मिली, तो मुझे मिली को भी एक्सपोनेंट -3 लिखना चाहिए। ठीक है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। पर मिली जो लिखा हुआ है इस मिली की जगह एक्सपोनेंट -3 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर चलाएंगे, कैलकुलेटर चला के टाइम निकाल लेंगे। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे कैलकुलेटर चलवाने में, तो ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो जो बात सिखाने वाली थी, एक तो बच्चे मिली की वैल्यू नहीं डालते, तो वो मिली की जगह मैंने एक्सपोनेंट -3 पुट करा है। बाकी स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज होते हैं सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम कहाँ से आ गया, क्योंकि टाइम डिले तो होता ही नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो वो मैंने आपको यहाँ पे इंटेंसिटी के फॉर्मूले में से टाइम की कैलकुलेशन दिखा दी। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। आगे चलें हम लोग। ठीक है बेटा, अब आ जाइए इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। कह रहे हैं अभी वेव थ्योरी में मैंने कहा कि टाइम डिले से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एज सून एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको हिट करती है, इलेक्ट्रॉन इंस्टेंट निकल आता है, फौरन बाहर आ जाता है। तो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ दिस प्रोवाइड एविडेंस फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जनाब, ये किस तरह से ऐसा हो सकता है, तो जरा गौर से सुनिएगा। वेव थ्योरी कह रही थी टाइम डिले से इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, ठीक है जनाब, लेकिन यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं, पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, तो जरा पार्टिकल थ्योरी गौर से सुनिएगा। पार्टिकल थ्योरी ये कहती है कि व्हेन फोटोन हिट्स इलेक्ट्रॉन इट ट्रांसफर एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन है उसको फोटोन अपनी एनर्जी दे देता है, ठीक है, और जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है तो कहते हैं इफ एनर्जी is greater than work function, work function you know it is the minimum energy, अगर एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो फोटो इलेक्ट्रॉन emits out instantly, उसी इंस्टेंट पे फौरन बाहर आ जाता है। ठीक है जनाब, दिस
gives, yeah, this is evidence of particle nature of light। ठीक है, जो लाइट का पार्टिकल है वो फोटोन है। ये फोटोन जैसे ही हिट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो अपनी सारी एनर्जी उसको देगा। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर निकलेगा, कोई टाइम डिले नहीं होगा। विदाउट एनी टाइम डिले, विदाउट एनी टाइम डिले इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर आ जाएगा। तो जब फोटोन टकराता है इलेक्ट्रॉन से तो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन फौरन इमिट आउट हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगाता, एटसेट्रा। तो ये बात आपको पहले भी आती है, थोड़ी सी वर्डिंग में मैंने लिख दी है। और मेरा टैबलेट बड़ा अच्छा है, फॉरेन टाइपिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब हम चलते हैं आगे। ये वाली बात हम ऑलरेडी आपको कल पढ़ा भी चुके हैं, एज अ होमवर्क भी दे चुके हैं। अच्छा जी, अब जरा इस पर आ जाए जल्दी से। आज की क्लास में नया टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021। इसमें आपको बता रहे हैं कि लाइट की वेवलेंथ, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ इतनी है, वर्क फंक्शन इतना है, और इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड बताइए। तो जरा देखिए, जो लाइट सर इंसिडेंट हो रही है ना, उस इंसिडेंट लाइट की इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के बजाय वेवलेंथ दी हुई है। तो मैंने लिख दिया एच सी लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आ गया, तो ये माइनस का वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है जनाब। अब आप बताइए, एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, मुझे पढ़ा पढ़ा के इन दोनों का प्रोडक्ट भी याद हो गया है, तो वो मैंने प्रोडक्ट की वैल्यू पूरी लिख दी। आप ये नहीं लिखिएगा, आप पूरी वैल्यू लिखिएगा। डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा है बेटा 20 नैनोमीटर। नैनो है इसलिए एक्सपोनेंट -3 लिखा है। माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन 3.68 ईवी। अनाबिया बेटा ईवी को ईवी छोड़ दूं या इसको जूल में लेके जाऊं? जी सर, इक्वेशन में हम याद करा रहे हैं आपको कि सर जूल्स में जाना होगा। तो पहले आप लोग कैलकुलेटर चला के काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। अब जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मैं कैलकुलेटर आपसे नहीं चलवा रहा, ठीक है जी, कुछ ना कुछ आप निकाल लोगे कैलकुलेटर से। जब कैलकुलेटर से भाई रिजल्ट आ जाए ना, तो राइट साइड पे देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इस हाफ एम वी स्क्वायर में आपको निकालनी है वेलोसिटी। सर अब हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए जो डिवाइड वाला टू है ना, ये डिवाइड वाला टू वहां भेज के करवाएंगे मल्टीप्लाई। जो m है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेटा शीट में मौजूद होता है 911 एक्सपोनेंट -31। सर वेलोसिटी पर स्क्वायर है, स्क्वायर, सर स्क्वायर इधर आएगा ना, तो स्क्वायर इधर आकर बन जाएगा अंडर रूट। अब आप कैलकुलेटर चलाएं, सॉल्व करें तो आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है। और अभी लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो अभी पीडीएफ बनाई हुई है, वो भी अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसमें मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू भी मैंने निकाली थी, तो वो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक, वरना इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कैलकुलेटर चलाना बच्चे को आता है। अच्छा, जो बात समझाने वाली है वो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जनाब एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट हमें सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप लाइट की वेवलेंथ और लाइट की इंटेंसिटी दोनों को इंक्रीज कर दें, आप दोनों को इंक्रीज कर दें, तो आप देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। ये स्टूडेंट का ख्याल है। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि स्टूडेंट का ख्याल सही है या नहीं। तो जरा सुनिए, कहते हैं सर जो लाइट इंसिडेंट होती है माइनस वर्क फंक्शन, इट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी में स्पीड आ रही है, ठीक है, वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। ठीक है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा करोगे स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी, लाइट की वेवलेंथ जितनी कम करोगे स्पीड उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो वेवलेंथ
कम करने से स्पीड बढ़ेगी और ये वेवलेंथ को इंक्रीज करने से स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बात इनकी बिल्कुल इनकरेक्ट है। वेवलेंथ के लिहाज से बात इनकरेक्ट है। वेवलेंथ इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो फोटोन की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज करने से स्पीड डिक्रीज होती है, स्टेटमेंट गलत है। दूसरी एक और बात चेक करना, लाइट की इंटेंसिटी। सर इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से या स्पीड के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, कल कर चुके हैं। नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे, ज्यादा फोटॉन टकराएंगे, पर याद रखना एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो क्या पता ये कहना ये चाह रहे हो कि मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो मैंने ज्यादा फोटोन फायर कर दिए। ज्यादा फोटोन फायर कर दिए तो क्या पता कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब कर ले, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर आ जाए। ऐसा नहीं होता। इसके अंदर की वर्ड क्या है कि एक वक्त में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन बढ़ते हैं, पर ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब होते ही नहीं है, फोटोन एक ही एब्जॉर्ब होता है। ठीक है जी। अब जरा इसका आंसर मैंने मार्किंग स्कीम से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, जरा उसी को रीड कर लें, क्योंकि लिखने में मैं टाइम बचत करना चाह रहा हूँ। समझा मैंने आपको बात दी है। अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज की तो फोटोन ज्यादा इमिट होंगे। फोटोन ज्यादा इमिट होने से, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में कोई फर्क नहीं आता। नो अफेक्ट, नो अफेक्ट। ठीक है जनाब, तो इंटेंसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, अगर आपने वेवलेंथ इंक्रीज की, सर वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी। सर अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसलिए स्टूडेंट की बात इनकरेक्ट है। स्टूडेंट की बात इनकरेक्ट है। तो ये बेटा मैंने आपको लिखा हुआ दे दिया है, आप इससे यकीनन बात समझ सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने खत्म करना है, तो नया क्वेश्चन है जनाब, लाइट के दो सोर्सेज हैं, एक ए एक बी। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बहुत आसान है, ऊपर की स्टोरी छोड़ दें तो आपको वेवलेंथ बता दी है और आपसे एनर्जी शो दैट कराना है। तो एनर्जी होती है एच सी अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू गिवन है, एनर्जी निकालोगे, जो एनर्जी का रिजल्ट आएगा बेटा वो जूल्स में आएगा। उस जूल्स वाले रिजल्ट को डिवाइड करोगे इस नंबर से, तो डिवाइड करके रिजल्ट ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। जूल्स वाला रिजल्ट ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सवाल नहीं कराना चाहिए, स्टूडेंट खुद से आराम से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करने वाला है, डिस्कस करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखना बड़ा मुश्किल हो। सुनना बेटा, कह रहे हैं कि मेरे पास कोई लाइट है सोर्स ए से, उससे जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस लाइट को मैंने कॉपर की प्लेट पर इंसिडेंट कराया, जिंक की प्लेट पर इंसिडेंट कराया, दोनों प्लेट्स पर अलग अलग इंसिडेंट कराया, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हुए। भले से मैंने लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे। तो आपने इस स्टेटमेंट के ऊपर कुछ कंक्लूजन देना है। क्या कंक्लूजन देना है तो गौर से सुनिएगा। सर जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट को इंसिडेंट कराया कॉपर की प्लेट पे और जिंक की प्लेट पर, तो खुद बता रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ। और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, तो इस बात से कंक्लूजन क्या निकला? सर कंक्लूजन ये निकला कि वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक is greater than 2 eV. Work function of copper and zinc is greater than 2 eV. That is why the light from source A cannot eject photoelectron. ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई, लिखेंगे आप लोग खुद से, रिकॉर्डिंग में आपको ऑलरेडी भेज रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो जो वर्क फंक्शन है वो 2 eV से ग्रेटर है, कॉपर का भी जिंक का भी।
इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद आगे चले। कह रहे जनाब, जब हमने 4.4 ईवी की लाइट इंसिडेंट कराई सोर्स नंबर बी से, तो कॉपर की प्लेट पर अभी भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो रहे। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि वर्क फंक्शन कॉपर का 4.4 से भी ज्यादा है, 4.4 से भी ज्यादा है। इसलिए कॉपर से इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो रहा। स्टेटमेंट नंबर 3, जब मैंने वही लाइट जिंक की प्लेट पर इंसिडेंट की तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। मतलब सर, वर्क फंक्शन जो जिंक का है ना, वो 4.4 से कम है या इक्वल टू है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 4, जब मैंने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से निकल रहे हैं। मतलब जितनी तेज इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है सर, उसमें उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं। सर, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे और उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराना शुरू कर देंगे। ठीक है जनाब। तो ये बेटा मैंने जो चार बातें लिखी हैं, इन चार बातों को पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया है, क्योंकि आज मैंने इस टॉपिक को लाजमी खत्म करना है। आप बेटा इसकी प्रॉपर वर्डिंग में आंसर मुझे लिख के दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम निकल सके तो ये होमवर्क है, इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको लिखना आ जाए। ठीक है, अगर आप टाइम निकाल सकें तो, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट है बेटा, तो मुझे अंदाजा आप लोगों के पास टाइम निकालना है मुश्किल काम होता है। अच्छा जी, अब आ रही क्वेश्चन नंबर 6। सवाल मेरे पास लगता है खत्म हो चुके हैं। तो अभी मैंने एक ऑब्जेक्टिव डाली होगी। ऑब्जेक्टिव ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम किसी लाइट की प्लेट पर डालकर करना चाह रहे हैं। और अब इसके अंदर जो बातें वो कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे अगर मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कोई सी भी लाइट इंसिडेंट करा दूं, अगर बहुत देर तक लाइट इंसिडेंट कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएंगे। बहुत देर तक। बहुत देर तक का मतलब क्या है कि लाइट वेव है, वेव इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। और जब उसमें इतनी एनर्जी हो गई कि अब वो एटम से निकल के भाग सकता है, तो वो निकल के भाग जाएगा। टाइम डिले का मतलब ये है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का वेव वाला बिहेवियर है ही नहीं, तो लॉन्ग टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जनाब। इलेक्ट्रॉन एक इंस्टेंट में बाहर आता है अगर फोटोन उसको हिट करे और फोटोन में इतनी एनर्जी हो जो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन फौरन बाहर आएगा, नो टाइम डिले। तो टाइम डिले की वजह से मैंने इस सवाल को उठाया। बाकी इसका जो बी पार्ट है तो बड़ा आसान सा है। सर, लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। आंसर इज बी। अलबत्ता क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछना चाहता है कि सर, ये हर सवाल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम स्पीड, ये क्यों लिख के दे रहे होते हैं? तो मैक्सिमम का लफ्ज मैंने देखा हर सवाल में लिखा होता है, उसकी वजह क्या है? तो जरा उसकी वजह सुनिए। रीजन बेटा ये है कि जब किसी मेटल की प्लेट पर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल की सरफेस पर लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे लाई करते हैं, उनको जब लाइट मिलती है ना, और वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दोज इलेक्ट्रॉन विच आर बीनीथ द टॉप लेयर। जो टॉप लेयर के नीचे की तरफ होंगे ना, जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको बाहर निकलने में उनकी कुछ एनर्जी तो जाया हो जाती है मेटल के एटम्स के दरमियान से बाहर आने में। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर इमिट हो रहे होते हैं, उनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। और इसके लिए फिजिक्स में यूजुअली ये टर्म बोली जाती है कि देयर इज अ रेंज रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। रेंज का मतलब किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी।
हमारी कैलकुलेशन उन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है जो मेटल की सरफेस पर लाई करते हैं, यानी ये फॉर्मूला उसके लिए है। बाकी जो अंदर की तरफ होते हैं उनकी वैल्यूज थोड़ी सी कम होंगी, थोड़ी सी कम होंगी, क्योंकि उनकी कुछ एनर्जी बाहर निकलते निकलते जाया हो चुकी होती है। इसलिए हम जो भी वर्किंग करते हैं उसमें आप देखेंगे स्पीड में हमेशा टर्म बोलेंगे, स्पीड में बेटा बेटा हमेशा टर्म बोलेंगे मैक्सिमम स्पीड, और इसी तरह काइनेटिक एनर्जी में हमेशा टर्म बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर तकरीबन हमने 2.5 क्लासेस प्लान की थी जो हमारी हो चुकी हैं। तो अब जो रिमेनिंग 0.5 क्लास रह गई है इसके अंदर हम एक नया टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं। इस नए टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली, और कुछ टीचर इसको डी ब्रोली कहते हैं, तो जो भी कह लें, डी ब्रोगली वेवलेंथ। सर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या चीज़ है, तो वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और प्रॉपरली हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़रा सुनते हैं व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो सुनिए बेटा, क्वेश्चन ये है कि हम लाइट को काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं यूनिट 2 में, और लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं, लाइट का डिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, लाइट का पोलराइजेशन पढ़ चुके हैं। और इन सारी बातों को पढ़ने के बाद वैसे हमें यकीन हो गया था कि लाइट वेव है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है। लेकिन जिस दिन हमने पढ़ना शुरू किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो एक नई थ्योरी आ गई कि जनाब वेव थ्योरी तो गलत है। और फिर हम आपको लेके चले गए फोटोन थ्योरी में, और कहा कि लाइट एक पार्टिकल है, पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी, उसका नाम फोटोन। और फोटोन 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 काफ़ी दिन से फोटोन कर रहे हैं। अब स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज है कि टीचर पहले तो प्रूफ कराते हैं कि लाइट वेव है, फिर प्रूफ कराते हैं कि लाइट पार्टिकल है। सर लाइट है क्या? तो लाइट के बारे में जो मेरी अपनी पर्सनल राय है, वो पर्सनल राय मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पर्सनल राय मेरी ये है कि देखिए, वेव हम उसे मान लेते हैं जिसकी वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं, और लाइट का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सब में हम लाइट की वेवलेंथ मेजर कर लेते हैं। और याद रखिए फिजिक्स में हमेशा उस चीज को पार्टिकल बोलते हैं जिसका आप मास मेजर कर सकते हो। लेकिन आप देखिएगा फिजिक्स में हमेशा लिखा जाता है कि फोटोन का मास अननोन है, यानी फोटोन एक पार्टिकल है, लेकिन अगर मैं पूछूं बताइए पार्टिकल का मास कितना केजी है, तो फिजिक्स कहती है फोटोन का मास हमें नहीं पता कितना केजी है। तो फोटोन के मास की वैल्यू को कभी भी केजी में नहीं लिखते, कह देते हैं अननोन है। तो जब ये अननोन है तो ये तो एक तरह की मिस्ट्री हो गई ना, कि आप उसको पार्टिकल बोल रहे हैं, मास बोल रहे हैं, लेकिन उसका मास केजी में लिख नहीं सकते। तो इसलिए मेरी राय ये है कि लाइट वेव है, लाइट हैज वेव नेचर। क्यों वेव नेचर है? क्योंकि सर उसकी वेवलेंथ मुझे पता है, वेवलेंथ में मेजर कर सकता हूँ। तो जिसकी वेवलेंथ मेजरेबल है, इट हैज वेव नेचर, तो लाइट हैज वेव नेचर। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करता है कि लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल, लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल। लाइट का बिहेवियर पार्टिकल वाला है, बट लाइट की नेचर वेव नेचर है। लाइट की नेचर वेव नेचर है, लेकिन लाइट का बिहेवियर पार्टिकल वाला है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जरा आ जाइए डी ब्रोगली क्या कहते हैं। डी ब्रोगली कहते हैं जब लाइट में दोनों बिहेवियर है, यानी लाइट पार्ट वेव तो है पर पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो डी ब्रोगली एक नई बात लेकर आए, कहने लगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो 911 एक्सपोनेंट माइनस 31 है, केजी है। इलेक्ट्रॉन का मास पता है, और अब इलेक्ट्रॉन का मास पता है तो इसके पार्टिकल होने में कोई शक तो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, नो डाउट इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। और अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है,
तो जिस तरह लाइट में डुअल नेचर हम लोगों ने देख ली, ये डुअल नेचर वाली बात तो हो गई, डुअल नेचर, कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है लाइट। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन में भी डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, लेकिन जनाब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती होगी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। क्या वेवलेंथ है वो भी ये भी बताता हूँ। और सर कोई इलेक्ट्रॉन वेव वाला कोई बिहेवियर करके बताए। तो जनाब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कि इलेक्ट्रॉन वेव है। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन के अलावा थोड़ी डेली लाइफ की बात करें तो जो टेलीविजन, अब तो हम एलईडी के दौर में आ गए, एलईडी से पहले वाले जो टेलीविजन होते थे जिसमें पीछे एक बड़ा सा डब्बा लगा हुआ होता था, शायद आपने देखा हो। तो उस डब्बे में सीआरओ लगा होता था, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। और कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन से, पिक्चर ट्यूब से हम टेलीविजन की स्क्रीन पे तस्वीर बनाते थे। वहां पे इलेक्ट्रॉन पिक्चर बना देता था, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करके पिक्चर बना देता था। इसी तरह जो माइक्रोस्कोप होती है, तो जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप होती है उसमें लाइट के जरिए हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देख रहे होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करके इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप से दिखाता है, तो बायोलॉजी को उसने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। ठीक है जनाब, ह्यूमन बायोलॉजी, हर तरह की बायोलॉजी, सेल और इसका न्यूक्लियस और उसके अंदर की दुनिया क्या कुछ दिखा दी उसने हमें। तो इलेक्ट्रॉन को वेव मान के साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गई और पता नहीं कितनी सारी चीजें हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। तो खैर अब ज्यादा मैं लंबी कर रहा हूँ, काम की बात, इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी है। और डी ब्रोगली कहता है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये बेटा फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, बस ये फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। और इसी फॉर्मूले का नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसी फॉर्मूले का नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो कंक्लूजन क्या हुआ, हादिया से पूछने जा रहा हूँ। हादिया कंक्लूड आप करके बताएंगी मुझे। हादिया बेटा, सर लाइट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन करता है। लाइट वेव है, लाइट की वेवलेंथ मेजरेबल है। लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है, पर क्योंकि उसका मास अननोन है इसलिए उसको पार्टिकल कहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन लाइट को हम कह सकते हैं, लाइट में डुअल नेचर है, वेव भी है और पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। जी बेटा हादिया, लाइट के बारे में हमें बताएं, क्या बात समझ में आ रही है, व्हाट इज लाइट? हम्म। हम्म। हाँ, मास अननोन है इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ कैन बिहेव। अच्छा जी, अब अनाबिया की बारी है। अनाबिया, अब हमें ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, इसके पार्टिकल होने में कोई शक नहीं है। लेकिन डी ब्रोगली कहता है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और वेव का डिफ्रैक्शन हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके हैं, देख चुके हैं। और उसकी वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है ना सर, इसी फॉर्मूले का नाम है डी ब्रोगली वेवलेंथ। जी बताना भी हमें बताएं, इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली क्या बोलता है? सही बात है, और एक्सपेरिमेंटली क्या डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, डिफ्रैक्शन हमें इसका मिलता है। ठीक है जी, अब जरा ये वाली ऑब्जेक्टिव भी कर लें कि जो इसी बात से रिलेटेड है। कह रहे जनाब कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देना चाहता हूँ, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट करूंगा जो दिखा के बोलूंगा देख लीजिए इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका आंसर है डिफ्रैक्शन। ठीक है बेटा, इसका आंसर है डिफ्रैक्शन। और ये वाली बात भी याद रखिएगा कि ये वेवलेंथ की इक्वेशन हमारे लिए उस वक्त मोर एप्लीकेबल हो जाती है जब हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बात का मतलब अभी बताऊंगा, अभी सिर्फ लिख के छोड़ रहा हूँ कि ये फॉर्मूला उस वक्त डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छी दे सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन उस वक्त अच्छी दे सकता है जब हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है जी, इस बात का मतलब अभी थोड़ी देर में आपको एक पास पेपर के क्वेश्चन में नजर आएगा। तो ये जनाब इसका तारुफ हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पास पेपर क्वेश्चन। पास पेपर का क्वेश्चन क्या है? तो सर पास पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन जनाब ये है कि एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट ने रीडिंग की वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और उसने जब वो सारी रीडिंग कर ली तो उस स्टूडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है, काफी भारी स्टेटमेंट उसने दे दिया है। स्टेटमेंट क्या है सर? स्टेटमेंट ये है कि अगर हर पार्टिकल की वेवलेंथ हो सकती है, हर पार्टिकल की अगर वेवलेंथ हो सकती है, तो कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है कि कोई कार चल रही हो और कार वेव बन जाए। कार चल रही हो, कार वेव बन जाए, और उस कार की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बराबर हो। ठीक है ना? पहले स्टेटमेंट समझिएगा। स्टेटमेंट क्या है कि डी ब्रोगली को जब उस स्टूडेंट ने पढ़ा तो उस स्टूडेंट ने कहा कि डी ब्रोगली की अगर मैं बात मान लूं, हर पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मूविंग कार चल रही है और वो वेव बन गई है, और उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है, जो इस क्वेश्चन में काम की बात है, जो कीवर्ड है, कह रहे हैं सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, कार की वेवलेंथ मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बराबर है। ये स्टूडेंट की स्टेटमेंट है। कह रहे जनाब इस स्टूडेंट की स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना है, कैसा हो सकता है या नहीं, और आपने जो जस्टिफिकेशन देनी है वो मैथमेटिकली करके दिखानी है, बस ऐसी नहीं बातें करके आगे बढ़ जाइएगा। और फिर उन्होंने कुछ बातें बता दी हैं। ठीक है जनाब? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको यूं सजेस्ट करूंगा कि पहली बात तो ये करें आप कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की उन्होंने स्पीड दी हुई है। तो बेटा अभी अभी हम लोग पढ़ के ही इलेक्ट्रॉन आए, तो अभी मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन को शुरू तो करें, फिर क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा तो फिर और भी इसके अंदर मैं आपको बातें समझा दूंगा। पहले इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं। एंड लेट्स कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली ने हमें सिखाया है कि ये फॉर्मूला होता है एच अपॉन एम वी। एच अपॉन एम वी। भाई कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा बेटा, आ दिया। कैलकुलेटर चला के आप मुझे बताएंगे, क्योंकि उसी नंबर से मैं अगले पार्ट में जा सकूंगा। बेटा एच की वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करें 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34। इट इज द वैल्यू ऑफ एच। इट इज द वैल्यू ऑफ एच। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अच्छा बेटा ये आ गई वैल्यू ऑफ एच। उसके बाद आ रही है एम। एमन की कॉल आ रही है। अच्छा बेटा फिर नीचे लिखा हुआ है एम। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो बेटा मास होता है वो है 911 एक्सपोनेंट माइनस 31। इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से जा रहा है? 1.5 एक्सपोनेंट 7। अब हमें हादिया बताएंगे इसकी वेवलेंथ क्या आ रही है। हाँ बेटा आप हमें बता सकते हैं, हादिया या अनाबिया, जो भी जल्दी सॉल्व कर ले। 4 पॉइंट माइनस 11। ठीक है। अच्छा इसको इरेज नहीं कीजिएगा, कैलकुलेटर में पड़ा रहने दीजिएगा। ठीक है जी। तो ये आपने वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। ठीक है। अब आपसे उसने क्या कहा था? जो वेवलेंथ आपने इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट की है सेम वेवलेंथ मूविंग कार में होगी। तो अब आप यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर कार। ठीक है जी। लेकिन उस कार की वेवलेंथ यही वाली होगी जो मैंने नंबर दिया है। एच की वैल्यू हमें पता है, कार का मास हमें पता है। असल में हमने उस कार की बेटा वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कार की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि कार कितनी तेज चले कि कार की वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर हो जाए। तो कार की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो बेटा कार की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्पीड को सब्जेक्ट बना लें, स्पीड को बेटा मैंने सब्जेक्ट बना लिया। ऊपर एच मेरा वही है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34। कार का मास सर 900 kg है।
और आप देखिएगा मैंने वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाया है, वेवलेंथ को उसकी जगह लेकर आ गया हूँ। वेवलेंथ आपने बेटा हमें बताई है 4.8 एक्सपोनेंट -11। अच्छा, अब आप इन वैल्यू से जरा बेटा वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है। और जो वेलोसिटी आएगी सर, वो वेलोसिटी इतनी स्मॉल होगी, इतनी स्मॉल होगी, आप बता सके बेटा। ठीक है जनाब, ये स्पीड आ गई। ठीक है, और ये जो स्पीड है, इस स्पीड के लिए जरा ऊपर वाला सेंटेंस पढ़े तो बात पकड़ाई में आएगी। कह रहे जनाब कि कार वुड बी मूविंग वेरी स्लोली। सही बात है, कार मूविंग वेरी स्लोली, तो मैंने लिख दिया यस फॉर वेरी स्लो मूविंग कार। ठीक है जनाब, फॉर वेरी स्लो मूविंग कार, कार की वेवलेंथ इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर ये बाय कैलकुलेशन है, सिर्फ बाय कैलकुलेशन। लेकिन आपसे कह रहे हैं ये चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिखा हुआ है वाई डी ब्रोगली वेवलेंथ जो अभी अभी हमने निकाली है, इट इज नॉट अ यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर कार। कार के लिए ये वैल्यू जो है ना यूजफुल नहीं है। ऐसा नहीं होता रोड पे कार चल रही है और गायब होकर वेव बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो क्यों, वाई, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो अभी आपको मेरी वाली बात याद आएगी क्या, जो मैंने अभी आपसे कहा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ उस वक्त एप्लीकेबल होती है जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो कार इज नॉट अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इसलिए कार के ऊपर भाई डी ब्रोगली अप्लाई ना करें, कार के ऊपर डी ब्रोगली अप्लाई ना करें। ठीक है जनाब, तो डी ब्रोगली अप्लाई किसके ऊपर होगा, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो लिखिएगा बेटा, लिखिएगा डी ब्रोगली can be, de Broglie wavelength can be demonstrated only for microscopic particle. Only for microscopic particle, and car is not a microscopic particle. नंबर वन। नंबर टू, एक और बात समझ लें, डी ब्रोगली वेवलेंथ उस वक्त अप्लाई होता है जब जो भी ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट सिंगल पार्टिकल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट सिंगल पार्टिकल होना चाहिए। तो कार इज नॉट मेड ऑफ सिंगल पार्टिकल। तो डी ब्रोगली जब एप्लीकेबल होगा जब सिंगल पार्टिकल हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, तो वो वेवलेंथ की तरह, वेव की तरह बिहेव कर सकेगा, डेमोन्स्ट्रेशन उसकी आपको वेव की तरह मिल सकेगी। तो क्या ये बात अकल में आ जाती है हादिया बेटा? ठीक है जी। अच्छा बेटा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन क्या है जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जनाब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको, यानी कल की क्लास में बहुत प्रॉपरली पढ़ाऊंगा कि नील बौर साहब क्या थे और उन्होंने क्या क्या कहा, और इनकी बहुत सारी बातों को लेकर बहुत सारे सवाल भी कल कराऊंगा। कल की पूरी क्लास नील बौर के नाम है। अलबत्ता नील बौर साहब ने एक इक्वेशन फिजिक्स को देकर गए, और इस इक्वेशन का नाम होता है इक्वेशन, ये लिखा हुआ है, बौर ड्राइव एन एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन बनाई फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है जी। तो आप अगर मुश्किल मुश्किल बातें ना करें और खाली इतनी सी बात समझ लें कि सर ये हाइड्रोजन एटम की एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आप देखिए, आपको देखिए क्या क्या चाहिए। सर हमें m चाहिए, m की वैल्यू डाटा शीट में मिल जाती है 911 एक्सपोनेंट -31। e चाहिए, e की वैल्यू आपको मिल जाती है 1.6 एक्सपोनेंट -19। k चाहिए, k की वैल्यू आपको दी हुई है उसमें। h चाहिए, h की वैल्यू उसने दी हुई है, सारी वैल्यूज दी हुई है। सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है, वो आपका चेक करना चाहता है कि आपको कैलकुलेटर चलाना आता है या नहीं। आप कैलकुलेटर चलाएं, सारी वैल्यूज पुट करें,
पुट करके जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जूल्स में होगा। कह रहे हैं जूल्स में जो रिजल्ट आ जाए उसको ईवी में कन्वर्ट करना है, तो उसको 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से डिवाइड करें और डिवाइड करके मुझे ईवी में आंसर बताइएगा। दिस इज अ होमवर्क। कल की क्लास में मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा, हाँ भाई ये इसका आंसर था। तो हम आपका एक तरह से कैलकुलेटर चलाने का टेस्ट, मैं क्या लेना चाहता हूँ, आपको एग्जामिनर चाहता है कि आप कैलकुलेटर चला के बताएं कि आपका रिजल्ट क्या आया। कैलकुलेटर चलाना आता है या नहीं आता आपको, सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करके खाली सॉल्व करना है बेटा। ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क है जो मैं अभी नहीं कर रहा, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट 5 मार्क का है और इस 5 मार्क के क्वेश्चन में भी आपको वही बॉर एटॉमिक मॉडल को लेकर एक रेडियस की इक्वेशन दे रहे हैं। इस इक्वेशन में बेटा जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, एच, के, पाई, एम, ई, सब लास्ट पेज के ऊपर गिवन है। वो कह रहे हैं दोबारा बेटा कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर चला के रेडियस की वैल्यू निकालो। होमवर्क है, आप रेडियस निकालोगे और अब रेडियस आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर इस टॉपिक का अभी तक डी ब्रोगली से कोई कनेक्शन? जी आ गया कनेक्शन। कह रहे हैं एक स्टूडेंट ने हमें सजेस्ट किया है कि अगर कोई न्यूट्रॉन इतनी स्पीड से मूव करे, इतनी स्पीड से मूव करे, तो न्यूट्रॉन की वेवलेंथ, बस हम समझ गए कि हमने न्यूट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करना है जब भी टीचर ने इस क्वेश्चन को डी ब्रोगली में डाला है। वेवलेंथ का फार्मूला होता है एच 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 एच अपॉन एम वी, एम है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 वी, सर वी भी गिवन है 1.4 एक्सपोनेंट 7। कैलकुलेटर चलाओगे क्लास के बाद और वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे और जो वेवलेंथ आएगी तो न्यूट्रॉन की वेवलेंथ और ये वाला रेडियस शुड बी सिमिलर। अगर ये बराबर आ गया तो हम स्टूडेंट की बात को बोलेंगे यस स्टूडेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट, और अगर ये नहीं आया तो हम कह देंगे स्टेटमेंट स्टूडेंट का गलत है, क्योंकि क्वेश्चन ये लिखा शो दैट। शो दैट का तो मतलब होता है पक्की बात है सर ये बराबर आएगा। ठीक है जनाब। जब कह रहे हैं डिटरमाइन वेदर तो इसका मतलब है हमें चेक करना है यस यस नो दोनों पॉसिबल है। तो आपने इस वाली बात को चेक करना है कि जनाब क्या दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है और इस होमवर्क को करके हम इसको चेक कर सकेंगे कि दोनों बराबर आए या नहीं आए, कैलकुलेटर आपको सही चलाना आया या नहीं आया। ठीक है जनाब। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में अपना नाम बता रहे हैं सर इमरान यामीन, और एडेक्सल फिजिक्स क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ख़त्म, और डी ब्रोगली भी आपके पेपर में जितना आता है उतना मैंने करा दिया है और हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं 3 फरवरी।